साउंड वेव। बात नहीं करोगे आप? इसको हिंदी में ध्वनि तरंग कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, साउंड क्या है? यह हमें जानना है, ध्वनि क्या है। ठीक है, पहली बात, साउंड का दूसरा नाम कंपन है। क्या नाम है? जैसे ये देखो, कंपन है। कंपन का दूसरा नाम विक्षोभ है। विक्षोभ माने हलचल। तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार की कंपन है या विक्षोभ है जो तीन माध्यम में संचरित होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। पहली पॉइंट लिखे, ध्वनि एक प्रकार की कंपन या विक्षोभ। ध्वनि एक प्रकार की, बात ना करें, ध्वनि एक प्रकार की कंपन या विक्षोभ है जो ठोस, द्रव तथा गैस, ठोस, द्रव तथा गैस में संचरित होते हैं। जो कहां कहां संचरित होगा? ठोस, द्रव तथा गैस में संचरित होते हैं। दूसरा पॉइंट, ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करते हैं। ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करते हैं। कहां नहीं गमन करेंगे? निर्वात में गमन नहीं करते हैं। अर्थात निर्वात में ध्वनि तरंग की चाल शून्य होती है। अर्थात निर्वात में ध्वनि तरंग की चाल कितनी होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्ध्य एवं यांत्रिक तरंग। अनुदैर्ध्य एवं कौन सा? यांत्रिक तरंग होता है। याद रखना है, यहां अनुदैर्ध्य भी होगा और यांत्रिक भी होगा। प्रकाश में क्या था? अनुप्रस्थ था और अयांत्रिक था। अयांत्रिक, वहां पर क्या था? बिकॉज देर इज नो नीड ऑफ द मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, बट इन केस ऑफ साउंड देर इज नीड ऑफ द मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव, दैट्स व्हाई इट इज द मैकेनिकल वेव। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने लिखा ना भी तीन माध्यम होता है, ठोस, द्रव एवं गैस। अगर कोई माध्यम नहीं होगा, निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं गमन करते। वहां भी लिखो आपने कि ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करते हैं। जो तरंग, जिस तरंग को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम हो जाएगा यांत्रिक तरंग। पॉइंट कर लिखो, ध्वनि तरंग को गमन के लिए, पॉइंट करके, ध्वनि तरंग के गमन के लिए, ध्वनि तरंग के गमन के लिए, फास्ट लिखो, 2 क्लास में खत्म कर देंगे। ध्वनि तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
इसलिए इसलिए ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होते हैं। ठीक है, क्यों होता है यांत्रिक, समझ में आया? क्यों? माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि तरंग, पॉइंट कर लिखो, चांद पर वायुमंडल नहीं होते हैं, चांद पर क्या नहीं होते? वायुमंडल नहीं होते, माध्यम नहीं है, वायुमंडल नहीं तो माध्यम नहीं है, इसलिए चांद पर बैठा दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। क्या लिखा? चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चांद पर बैठे दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स। ध्वनि तरंग संपीड़न, अंडरलाइन कर लो, तथा विरलन, संपीड़न तथा विरलन के रूप में गमन करते हैं। किसके रूप में? संपीड़न तथा विरलन के रूप में गमन करते हैं। यहां देखो, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा साउंड की, वह हो जाएगा संपीड़न, यहां विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। ये क्या है हमारा? जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा जहां पे ये संपीड़न है, और ये विरलन क्षेत्र है। संपीड़न जहां होगा वहां दाब का मान अधिक होगा, दाब अधिक, और यहां पे दाब क्या होगा? कम होगा। एयर का दाब कम होगा, दाब कम। तो ध्वनि तरंग का क्या लक्षण है? किस चीज का बनना? संपीड़न तथा विरलन का बनना। और जो भी अनुदैर्ध्य तरंग होंगे उसमें संपीड़न तथा विरलन बनेगा ही। किसमें? किस तरंग में? अनुदैर्ध्य तरंग में। आपने क्या लिखा उसमें? ध्वनि तरंग किस रूप में गमन करते हैं? संपीड़न तथा विरलन के रूप में गमन करते हैं। उसी लाइन में लिखो, क्योंकि, उसी लाइन में, क्योंकि, वहां जोड़ो ना, उधर कहां पर ना उल्टा रही है, उधर लो, यहां लिखो ना, क्योंकि, सुन नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं? उसी लाइन में लिखना है, क्योंकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। क्योंकि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। अब यहां से देख लो, ये संपीड़न से संपीड़न की दूरी तरंगदैर्ध्य होगा, विरलन से विरलन की दूरी तरंगदैर्ध्य होगा। बात समझ में आया? दो लगातार संपीड़न के या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य। पॉइंट करके लिखे। यहां पर देखेंगे, एक बार देखो, ये एयर का कण है, यहां देखो,
ये माध्यम का एयर है, बात नहीं करें। यहां पर देख लो, हमने यहां पे ध्वनि उच्चारण किया, मैंने बोला राम। अब क्या होगा, ये माध्यम के कण, ध्वनि बढ़ रही है आगे, साउंड किधर जा रही है, यहां जो माध्यम के कण है, ये माध्यम के कण भी उसी दिशा में। याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होते हैं, ध्वनि जा रही है किधर, आगे। अब माध्यम के कण इसके लंबवत दोलन करेगा ऐसे, किस तरंग में, अनुप्रस्थ में। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा, ध्वनि जा रही किधर, आगे। अब माध्यम के कण भी आगे पीछे दोलन करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, लंबवत नहीं करेंगे। किस तरंग में लंबवत करेंगे, अनुप्रस्थ तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होंगे, पॉइंट कर, काफी इंपोर्टेंट, स्टार पॉइंट लिखो, स्टार करके। अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण क्या लिखा, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के गमन की दिशा में ही, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के गमन की दिशा में ही आगे पीछे कंपन करते हैं। आगे पीछे किधर करेंगे, आगे पीछे, जिधर तरंग जाएगा तो माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करेगा। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या होगा, तरंग जिधर जाएगा उसके लंबवत कंपन करेगा, ठीक है ना। माध्यम के कण के गमन के, क्या लिखा, तरंग के गमन की दिशा के में ही आगे पीछे कंपन करते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स है यहां पे। यहां देख लो, अगर तरंग जा रहा है आगे, साउंड किधर जा रहा है, ये जो कण है, ये जो कण है वो किधर दोलन करेगा, इसी दिशा में आगे पीछे। तो अगर उसी दिशा में आगे पीछे टू एंड फ्रो, तो इसका माना अनुदैर्ध्य तरंग है। तरंग जा रहा है आगे, अब माध्यम के कण लंबवत कंपन कर रहा है 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो इसमें जो एंगल बनेगा, ये तरंग जा रहा है आगे और ये कण आगे गया तो 0 डिग्री, पीछे गया तो 180 डिग्री, यानी एंगल कितना डिग्री पे, 0 और 180। इसमें कितना डिग्री पे, 90, ठीक है। माध्यम के कण, इसमें अगर साउंड जा रहा है साउथ की ओर, साउंड किधर जा रहा है, साउथ की ओर, तो ये माध्यम के कण जो है साउथ और नॉर्थ की दिशा में से वाइब्रेट करेगा। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में क्या है, तरंग जा रहा है किधर, साउथ की ओर, तो माध्यम के कण ऊपर नीचे करेगा या पूरब पश्चिम। ये भी देखो, तरंग जा रहा है इधर, तो ये भी हो सकता है लंबवत, लंबवत ये भी हो सकता है और लंबवत ये भी हो सकता है। बात समझ में आ गया ना। तो इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, the particles of the medium vibrate along to and fro in the direction of the sound wave। जिधर तरंग जाएगा उसके टू एंड फ्रो माने आगे पीछे ही कंपन करेंगे, ठीक है। इस बात को सेटअप कर लीजिए। दूसरी बात क्या है, आप यहां पे जो कोई ध्वनि तरंग जा रहा है तो उसकी 5 विशेषता है। ध्वनि तरंग की कितने विशेषता है, 5। पहला है उसका, देखो, तरंग वेग, लिखना नहीं पहले समझ लो, वेग। फिर क्या है, तरंगदैर्ध्य। फिर क्या है, आवृत्ति। फिर क्या है, आयाम। फिर क्या है, आवर्तकाल। ये उसकी विशेषता है, किसका, साउंड वेव की। कितने विशेषता है, 5। साउंड वेव ध्वनि तरंग के कितने विशेषताएं, 5। पॉइंट करके लिखो। ध्वनि तरंग की मुख्यतः 5 विशेषताएं होती है, हेडिंग में दो। ध्वनि तरंग की मुख्यतः 5 विशेषताएं होती है। ध्वनि तरंग की मुख्यतः कितने विशेषताएं, 5 विशेषताएं होती है। नंबर 1, तरंग वेग। दूसरा, तरंगदैर्ध्य। तीसरा, आवृत्ति। चौथा क्या,
आयाम, पांचवा आवर्तकाल। तरंग वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्ध्य और आवर्तकाल, टाइम पीरियड। दिस इज द वेव वेलोसिटी। वेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। These are the 5 important characteristics of the sound wave. ए लड़का, ध्वनि तरंग के मुख्यतः कितनी विशेषताएं? 5। कौन कौन? तरंग वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम और आवर्तकाल। ठीक है, अब यहां पर देखो, नंबर 1, नंबर 1 में तरंग वेग मिटा दो। ध्वनि तरंग के कितने विशेषताएं? 5। कौन कौन? तरंग वेग। तरंग वेग का मतलब होता है, यहां से देखो, ये ध्वनि चला, मोहन, मैंने बोला मोहन, तो 1 सेकंड में ये ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करे, कितना सेकंड में, वही कहलाता है उसका तरंग वेग, इसकी वेलोसिटी। 1 सेकंड में, जैसे ट्रेन चलती है तो 1 सेकंड में मान लो कि 5 मीटर चला, तो उसका वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमारी कार चलती है, लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा में कितना चला? 60, तो उसका वेग हो गया वो तरंग वेग नहीं। आप ध्वनि में क्या होगा? ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करे उसे हम ध्वनि का वेग कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कितना समय में? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? ध्वनि वेग क्या है? ध्वनि द्वारा 1 सेकंड तय की गई दूरी नहीं, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। कितने सेकंड में? तो लिख लो, ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ध्वनि का तरंग वेग कहते हैं। ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि द्वारा कितने देर में? 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ध्वनि का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स उसी में पॉइंट करके लिखो। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। अभी वेग के बारे में चल रहा है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होगा? पहला अभी कौन सा विशेषता पढ़ रहे हो? वेग। तो वेग में पहले क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वो क्या हो जाएगा? तरंग वेग हो जाएगा। और अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट, किसी माध्यम में ध्वनि के वेग का सूत्र, वेग बराबर सूत्र हो जाएगा आवृत्ति गुने तरंगदैर्ध्य। भी बराबर सूत्र हो जाएगा एन लेमडा। भी बराबर एन लेमडा। भी बराबर एन लेमडा। एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा आवृत्ति और लेमडा हो जाएगा तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य। अभी से क्या हुआ? ध्वनि का वेग। ध्वनि की वेग पूछे ऑब्लिक या चाल पूछ दे तो वही बात हो जाएगा।
वेग निकालने का क्या सूत्र हो जाएगा? जब आवृत्ति दिया रहे और तरंगदैर्ध्य दिया रहे तो दोनों को क्या कर देना है? गुना कर दोगे। तो सवाल में डायरेक्ट लिखा रहेगा कि पानी में ध्वनि की आवृत्ति इतनी है, तरंगदैर्ध्य जितना है, तो उसकी चाल क्या होगी? तो दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? चलो आगे पॉइंट करके लिखो, ध्यान देखो। आपने क्या देखा? ध्वनि की वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, नहीं? अब दूसरी बात क्या, यहां देखो, v बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? एन लैम्डा। मिटा दो, v बराबर एन लैम्डा। एन क्या है? आवृत्ति। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्ध्य। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? अगर मान लो यहां पे हवा है, इधर हवा है और इधर पानी है, तो जब ध्वनि तरंग हवा से चलकर किसमें प्रवेश किया तो ध्वनि की चाल बदल जाएगी। मैंने पहले ही पॉइंट में लिखा है कि ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग, यानी कि पूछेगा ऑप्शन में कि माध्यम के परिवर्तन से ध्वनि के चाल पर या वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा वो? हाँ, बदलने का दो अर्थ होता है, या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। यानी माध्यम बदलेगा तो ध्वनि की चाल भी बदल जाएगी। बात समझ में आ गया? तो दूसरी बात यहां पर ध्यान रखोगे, पॉइंट करके लिख लो। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पॉइंट करके, जब स्टार्ट करके, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब स्टार्ट कर ले पॉइंट को, तब ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य दोनों ही बदल जाती है। स्टार्ट करके, तब ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य दोनों ही बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। जब ध्वनि, क्या लिखा? जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होता है? क्या क्या बदलेगा? चाल एवं तरंगदैर्ध्य दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। लिख लिए? चलिए दूसरी पॉइंट्स, चाल के बारे में आगे से डिटेल में लिखाना है। अभी हम उसकी 5 विशेषता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली विशेषता उसका क्या है? वेग है। तो ध्वनि का पहली विशेषता उसकी वेग है। तो वेग किस बात पर निर्भर करेगा? माध्यम पर डिपेंड करेगा, नहीं? अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग, माध्यम जब ये बदलोगे ध्वनि की चाल भी बदल जाए। और क्या बदल जाएगा? तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगा। तरंगदैर्ध्य बदलेगा। नेक्स्ट दूसरा लिखो पॉइंट्स में। दूसरा क्या लिखे आपने? तरंगदैर्ध्य लिख लो। सॉरी, इसमें एक लिख लो, तरंग वेग का एसआई मात्रक, उसी में पॉइंट करके लिखो। तरंग वेग का एसआई मात्रक, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है m/s, ठीक है ना? मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए उसी में एक और पॉइंट ऐड कर लो। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहां पे होगा? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में तथा सबसे कम कहां पे? गैस में होते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहां होगा? ठोस में तथा सबसे कम गैस में होता है। जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल
कितनी होती है? शून्य होती है। चले नेक्स्ट पॉइंट्स। तरंगदैर्ध्य 2 नंबर में तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य लिख लिए डैश। तरंगदैर्ध्य के बारे में पहले भी चर्चा किया था। दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को याद कीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में हमने ऐसे डायग्राम लिया था कि नहीं लिया था? तो ये श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, तो ये लगातार जो होगा तरंगदैर्ध्य। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग के लिए। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। लेकिन यहां पर संपीड़न है और क्या था? विरलन है। संपीड़न है और विरलन है। तो दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को भी तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है ना? पॉइंट कर लो, लिख लो। दो लगातार संपीड़न या विरलन, दो लगातार संपीड़न या विरलन, दो लगातार संपीड़न तथा संपीड़न या विरलन, दो लगातार संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को, दो लगातार संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। नीचे लिखो लैम्डा बराबर तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य। दूसरी बात, तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। स्मॉल एम होता है। फिर लिखोगे तरंगदैर्ध्य को प्रायः एंगस्ट्रम में निरूपित किया जाता है। तरंगदैर्ध्य को किस चीज में निरूपित किया जाता है? को प्रायः एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में एक के ऊपर में 0 दे देना है, 0 दे देना है, में निरूपित किया जाता है। निरूपित नहीं दो, व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। उसी के नीचे में लिखो 1 एंगस्ट्रम बराबर 3 बातें। पहली बात 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर या 0.1 नैनोमीटर। ये भी बीपीएससी पूछ चुका है, ये भी बीपीएससी पूछ चुका है और ये भी बीपीएससी पूछ चुका है। तीनों पूछ चुका है वो। तो ध्यान रखना 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर या 0.1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रम बराबर। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रा क्या होगा? लेकिन इसको प्रायः किस चीज में व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में। यानी ध्वनि का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो किस में होगा? एंगस्ट्रम में दिया रहेगा, लेकिन इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। एंगस्ट्रम में भी हो सकता है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जब ये बदल जाएगा, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो उसकी क्या बदल जाएगी? पॉइंट कर लो। जब ध्वनि तरंग ए के पावर सुनना दियो तुम, ए के पावर में से सुनना दे दो, क्या लिखा? जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तब उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। बदलने का दो अर्थ होता है, बढ़ जाना या घट जाना। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसकी क्या बदल जाती है? तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। लिखा? फिर पॉइंट करके लिखो। पॉइंट करके, ठीक है। 3 नंबर में दो आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, कौन बताएगा? देखो, ये मंदिर है मान लो, या मस्जिद है, तो 1 सेकंड में हम लोग जितनी बार नाचे, देखो इसमें पंखा जब खरीदे जाते हो तो लिखा रहता है 400 आरपीएम या 600 आरपीएम, कुछ ऐसा लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? कितना रहता है? 400 आरपीएम लिखा हुआ है। आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 400 बार नाचेगा, यही है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितनी बार नाचेगा? ये 1 मिनट में दिया हुआ है, तो 1 मिनट में कितनी बार नाचा? 400, यानी 60 सेकंड में कितनी बार? 400। 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? तो 60 से भाग दे दो, छछा के लगभग 7 बार। 1 सेकंड में कितनी बार नाचेगा? ये 7 बार। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई लगभग, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में मान लो ये मंदिर है, हम नाचना शुरू कर देते, 1 सेकंड में हम 3 बार नाचे तो हमारी आवृत्ति 3 हो गई। 1 सेकंड में चक्कर की संख्या, 1 सेकंड में चक्कर या दोलन की संख्या, पॉइंट कर लो। 1 सेकंड में 1 सेकंड में चक्कर या दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में चक्कर या दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछेगा, फिर भी लिख लिया, ठीक है। 1 सेकंड में चक्कर या दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। सेकंड पॉइंट्स, आवृत्ति का एसआई मात्रक, पॉइंट करके, आवृत्ति का एसआई मात्रक HZ, हर्ट्ज, हर्ट्ज, HZ, HZ होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? HZ, हर्ट्ज। तीसरा पॉइंट ज्यादा इसमें नहीं है, टेंशन लिख लो। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, मतलब नहीं बदलती है। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ये बात प्रकाश में भी लिखवाए थे हम बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा हो गया। चौथा लिखो। चौथा क्या है? एक नोट लिखो, NOT नोट। बार बार रेडियो तरंग पूछेगा। रेडियो तरंग को 2 भाग में बांटा गया, एक लघु रेडियो तरंग होता है, एक दीर्घ रेडियो तरंग होता है, ठीक है ना। एक क्या मैंने बोला? लघु। लघु लिख लो नोट में, नोट नंबर 1, लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य 10 के पावर -3 मीटर से 1 मीटर तक होता है। याद रखना, इस बात को बार बार पूछेगा वो। लघु रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य कहां से कहां तक? 10 के पावर -3 मीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। दूसरा में पॉइंट में,
10⁻³ -3 मीटर से कहां तक? 1 मीटर तक। दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे, दीर्घ रेडियो तरंग यहां देखो, यहीं से आगे बढ़ेंगे 10⁻³ से कहां तक, और फिर 1 मीटर से कहां तक? 10⁴ मीटर तक। ये हो जाएगा दीर्घ 1 मीटर से। हाँ, दीर्घ रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य, रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य कहां से कहां तक? 1 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि की क्या चीज नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदला, और सारा चीज जितना भी है, एक चीज और नहीं बदलेगा, उसका आवर्तकाल। क्योंकि आवर्तकाल, यहां देखो, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। आप बताओ, जब आवृत्ति नहीं बदलेगी तो आवर्तकाल भी नहीं बदलेगा। टू प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड वेव या लाइट वेव नेवर चेंजेस विद द चेंज ऑफ द मीडियम, दैट आर द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। दो चीज कभी नहीं बदलेगा, ध्वनि तरंग का भी और प्रकाश तरंग का। क्या क्या? बाकी सारा गुण बदल जाएगा। तो क्या वो इसमें बच गया? 3 में बच गया, एक लास्ट 2 पढ़ा दिए, 3 पढ़ा दिए। चौथा आपने देखा कि आवर्तकाल के बारे में लिखवाएंगे सर, पॉइंट 4 नंबर में लिखो आवर्तकाल, वो लास्ट में लिखना, लिखो ना क्यों पहले आवर्तकाल, बाद में लिख लोगे तो क्या दिक्कत है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। यहां देखो, इसको एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगे, उसमें क्या था? आवृत्ति में क्या है? 1 सेकंड में कितना बार नाचे। अब नाचना नहीं है, एक बार में एक चक्कर लगाने में कितना देर लगा, तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसी को क्या कहेंगे? लिख लो, एक चक्कर या एक दोलन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर या एक दोलन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर या एक दोलन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। नीचे लिखो, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, यानी T बराबर 1/n, T बराबर 1/n। इसी के नीचे में देखो, आवृत्ति को और आवर्तकाल को गुना कर दोगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 1, यानी आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर कितना हो जाएगा? 1। फॉर्मूला से पूछ सकता है, आवृत्ति गुने आवर्तकाल का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आवृत्ति लिखो ना जल्दी, आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1। लिख लिया? अरे कनिए दिन डांटेंगे तब चले जाओगे, तो डांटने वाला भी कोई नहीं मिलेगा तुमको। क्या डांटने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर कोई कौन डांटेगा? इस एज में कोई डांटने वाला भी तुमको नहीं मिलेगा, गुरु के सिवा कोई नहीं डांटेगा। तो चले, तब तो कोई डांटेगा तो लड़ाई कर लोगे रोड पे। नहीं कर लोगे? रोड पे तो जरूर कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इतनी बात कह देते हैं, आप कोई कह दे दूसरा कोई तो मारम खुन्ना हो जाएगा। चलो, तो डांटने वाला भी, ये सब भी तुमको जीवन का एक पार्ट है, स्टूडेंट लाइफ का जरूरी है। क्या लिखा? आवृत्ति गुणे आवर्तकाल कितना होगा? एक बात, आवर्तकाल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलती। दूसरी बात लिखो, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड, आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखो,
जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवर्तकाल नहीं बदलती है। पॉइंट करके लिखते चलिए। मास्टर साहब लिखिए, लिखिए फास्ट में। फिर आ रहा है के पाठ, पता है कि नहीं? न्यूज में लिखा, क्या लिखा है? अब जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब ध्वनि की आवर्तकाल नहीं बदलती है। ठीक है, लिख लिया क्या? हाँ, नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलेगी? आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, पांचवा लिखो। बट क्या ध्वनि ध्वनि बोल रही है? ध्वनि की जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब ध्वनि की आवर्तकाल नहीं बदलती है। पांचवा लिखो, आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या? यहां देखो, ये एक लाइन इसके बारे में मात्र लिखना है। यहां देखो, ये ध्वनि तरंग है। मान लो इधर ध्वनि जा रही है तो ये माध्यम के कण है। ये माध्यम के कण मान लो ये कंपन करेगा ना, इसे आगे पीछे करेगा ना। मैक्सिमम यहां तक आया, मान लो कि 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसका आयाम। फिर 1 सेंटीमीटर पीछे भी जाएगा आयाम। मान लो कि 0.1 सेंटीमीटर आगे आया तो इसका आयाम हो जाएगा महत्तम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम्स। यानी माध्यम के कण मैक्सिमम कितना विस्थापित हो सकता है। नहीं समझ में आया? मान लो हम कण है, पार्टिकल है, हवा का कण है, ध्वनि जा रही है तो हम क्या करेंगे? आगे पीछे होंगे ना जी। हम जितना आगे हो सकते हैं, जितना कदम आगे और जितना कदम, फिर अंत में आकर के वहीं पर रुकेंगे मूल स्थान पे। हम नहीं चले जाएंगे ध्वनि के साथ। हम आगे पीछे जितना हो सकते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा? आयाम होगा। ठीक है, तो आयाम क्या है? माध्यम के कण द्वारा मैक्सिमम विस्थापन। लिख लो, माध्यम के कण द्वारा अधिकतम विस्थापन। माध्यम के कण द्वारा अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापन को क्या कहेंगे? अधिकतम विस्थापन। समझ में आया? मान लो ये देखो, इसमें देखो, अनुप्रस्थ तरंग में देखो, अनुप्रस्थ तरंग कैसे मूव किया था? आगे किया था, और ये माध्यम के कण किधर किया था? ऊपर नीचे किया था। तो ऊपर मान लो चला गया 4 cm, और नीचे भी जाएगा कितना? 4 से। तो 0 से देखो, 0 से पहले 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, मैक्सिमम कितना गया? तो अधिकतम ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए, अधिकतम। नहीं समझ में आया? कितना? अधिकतम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। दूसरी बात, एक खास बात यहां पर क्या है, ये सब नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आयाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछता है क्वेश्चन। तो आयाम जो है कभी भी बढ़ेगा नहीं। जब भी होगा या तो घटेगा न तो अपरिवर्तित रहेगा। दुइये गो बात, कभी भी घटंती का नाम नहीं लेना। हमेशा क्या होगा? या तो घटंती होगा या अपरिवर्तित रहेगा। कभी भी बढ़ने वाला बात नहीं करना। किस पे? लिख लो, स्टार करके, पॉइंट करके लिखो। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका आयाम क्या होता है? घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है? घट जाती है या
क्या, अंडरलाइन कर लो, घट जाती है, घट जाती है, अंडरलाइन करो, या अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है, अंडरलाइन कर लो, घट जाती है या उसी लाइन में लो। याद रखें कि आयाम कभी भी बढ़ता नहीं है। याद रखें कि, क्या याद रखेंगे, आयाम कभी भी बढ़ता नहीं है। लिख लिया? ए, फोन कर देंगे हम तुम्हारा। वो क्या देख रही है अंदर में? कोनो आईएएस ऑफिसर थोड़े हो, फोन आएगा अक्सर, किसी का फोन है, रहने दो ना, घर पे देगा ना। मम्मी पापा को पता है कि क्लास कर रही है। चलो, मेरी बात समझ में आ गया? 5 मैंने विशेषता आपको बताते, एक बार पढ़ लीजिए उसको। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है कि अयांत्रिक तरंग है? चलिए जल्दी फटाफट पढ़िए, ज्यादा टाइम ना लीजिए, आगे और पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। दो तीन पन्ना तो लिखा दिए ना, 4 पन्ना आज पढ़ाने लिखाने के मूड में ही खाली आए हुए हैं, क्योंकि कल खत्म कर देना है। कल कौन सा दिन है? शुक्रवार है। कल तो नहीं होगा मेरा क्लास, कल नहीं होगा, कल अपना क्लास है, कल खुल रहा है अपनी कोचिंग सब। हाँ, रविवार को लेंगे, रविवार सर रहेंगे ना, तो एक क्लास हम लेंगे, उसके बाद सर लेंगे, बुला लेंगे 3:30 बजे, 3 बजे बुला लेंगे, खत्म कर देना। लेकिन सप्ताह में खत्म करके इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रवेश करना है। चलो पढ़ो पढ़ो। एक्चुअली घर चले जाते हैं ना डेरा पे, तो यहां पर रहते हैं ना, तो मन होता है कि सब कुछ लिखा दें, यहां से जब निकल जाते हैं तो सब कुछ भुला देते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक दुनिया अलग होती है, इधर दुनिया अलग हो जाता है, तो लोग को भी होता है। चला क्या लिखा? कोई कंफ्यूजन है? समझ में आया? क्या आया? क्या क्या चीज बदलेगा? सब कुछ बदल जाएगा, बस 2 चीज नहीं बदलेगा, आवृत्ति, आवर्तकाल। और आयाम के बारे में वर्ष घट सकता है और कभी भी बढ़ेगा नहीं, अपरिवर्तित रह सकता है लेकिन बढ़ेगा नहीं किसी हाल में। चलो एक खास बात याद रखना कि लघु रेडियो तरंग की जो आवृत्ति होती है, वह पूछेगा लघु रेडियो तरंग की अधिकतम तरंगदैर्ध्य 10 के पावर -3 मीटर से कहां तक? तो अधिकतम 1 हुआ। दीर्घ रेडियो तरंग का अधिकतम 10 के पावर 4, 1000, 10,000, कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। वो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। चल आगे बढ़ते हम लोग, नोट लिखो। एक्सरे की खोज रुंटजेन ने किया था। एक्स किरणें ऐसे एक्स किरणें की खोज किसने किया था? रुंटजेन। रुंटजेन लिखे, फटाफट लिखो। रंजन होता है, वैसे टी साइलेंट है। रुंटजेन लिखो ना, रदू का रू आधा नौ टो जेन, जैसे लिखना तो परीक्षा में ऑप्शन देखोगे तो पता चल जाएगा ना। रुंटजेन बिना ऑप्शन वाला तो परीक्षा ही नहीं। चलो एक्सरे की खोज किसने किया था? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दृश्य किरणें। चलो दृश्य किरणें पढ़े हो? न्यूटन ने किया था। दृश्य किरणें 7 पढ़ाए, भिवजी। और दृश्य किरणें की खोज किसने किया? दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट लिखो, दृश्य किरणें की खोज न्यूटन। लिख लिया। परावैंगनी का कौन किया था? रीटर। लिख लो, परावैंगनी किरणें की खोज, परावैंगनी किरणें की खोज रीटर। रहस्य का रीटर और रीटर। दो को किरणें लिए थे लाइट में, ऊपर था अवरक्त IR और नीचे क्या था? UV। अब बीच में क्या था? दृश्य। भूल गया कि याद है? 7 को बीच में लिए थे, नीचे UV और ऊपर, तो ऊपर वाला खोज, ऊपर नीचे UV हो गया। UV का कौन किया था? रीटर। ऊपर वाला कौन है? IR, हर्शल। कौन किया था? हर्शल। किसका? IR का, हर्शल। क्या लिखा? और फिर से लिखो, क्या लिखा? अवरक्त परावैंगनी किरणें की खोज रीटर। रीटर के अंदर अंडरलाइन करो ना जी, लाल पियर करती है रीटर। फिर लिखो, अवरक्त किरणें की खोज हर्शल। अवरक्त किरणें की खोज हर्शल ने किया। अवरक्त किरणें की खोज किसने किया? हर्शल। अवरक्त किरणें की खोज, अवरक्त किरणें के कारण ही कोई वस्तु धूप में क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। लिखा हुआ है ना, कोई वस्तु धूप के में गर्म क्यों जाती है? तो उसमें अवरक्त किरणें होते हैं। दूसरी बात देखो, लघु रेडियो तरंग क्यों ना भी, वो पूछता है बार बार, लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरिक। लिखो पॉइंट करके, पॉइंट बनाओ। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक, अंडरलाइन करके। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया। चलो याद करो तो एक बार, ब्रेन में सेटअप करो। रुंटजेन किसका किया? अच्छा, एक्सरे का। रीटर किसका किया? UV का किया। और IR का कौन किया? हर्शल। और ये लघु तरंग का कौन किया? हेनरिक। अतिरिक्त रेडियो तरंग का याद रखना इसको, ठीक है। और न्यूटन किसका किया? दृश्य प्रकाश। तो सूर्य में 3 तरह की किरणें होती है, याद रखना है। एक दृश्य प्रकाश न्यूटन, ऊपर IR है हर्शल, नीचे UV है रीटर। समझ में आ गया? रेडियो तरंग 2 तरंग में भाग बांट रही है। लघु रेडियो तरंग हेनरिक और दीर्घ का मार्कोनी। याद रखोगे खटाखट, एक बार पढ़ लो कॉपी। और ये बताओ, खड़ी हो जाओ, खड़ा हो, बहुत देर से उधर उधर ताक झांक कर रही है, खड़ा हो। हाँ, मनुष्य कितने प्रकार? 2 प्रकार। क्या क्या होता है? डरो नहीं, मास्टर बनने जा रही हो, डरोगी तो कैसे काम है? पुरुष क्या बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा मुझे? मनुष्य कितने प्रकार के? बोलो। नहीं पता है तो तुम मनुष्य हो ना? कौन सा प्रकार है वो? मनुष्य जो है कितने तरह के होते हैं? कुछ हो बोलो ना। तू भी बोल रही है फर फर के, खड़ा। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। खड़ा हो। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? क्या बोला? काला गोरा। ठीक है बैठो,
तुम कराओ। हाँ, देखो, जब मनुष्य को बांटेंगे तो कोई आधार देना पड़ेगा, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे। तो तू बताओगे ना, तुम तो कुछ बताबे नहीं करती है। पहली बात है कि हम लोग बोलेंगे लिंग के आधार पे मनुष्य दो प्रकार के, नर और मादा, ठीक है, पुरुष और महिला। धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। रंग के आधार पे गोरा, काला, श्यामला, जो भी बांटा है तो आधार देना पड़ेगा। उसी तरह ध्वनि को भी बांटने का कोई आधार है। ध्वनि तरंग को तीन भाग में बांटा गया है। किस आधार पे? तो उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे, आवृत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? तो लिख लो, ऊपर में हेडिंग दे दो। लिख लो, ध्वनि तरंग आवृत्ति के परिसर के आधार पर। ध्वनि तरंग को तीन भागों में बांटा गया है। श्रव्य तरंग, क्या हुआ? अब श्रव्य तरंग, प्राश्रव्य तरंग, ठीक है, ऑडिबल वेव, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। कितने तरह से, कितने भाग बांटा गया है? हाँ, किसके आधार पे? आवृत्ति के परिसर, कहां से कहां तक आवृत्ति कितनी है? यहां पर देखो, यहां जो आवृत्ति होगा, आवृत्ति जो होगा 20 एचजेड से कम, सॉरी 20 एचजेड से 20,000 एचजेड। अच्छा, पहले बीच में लिखवाएंगे तो फिर हौच पौच होता है। लिखो इतना पहले, पहला क्या लिखा? श्रव्य, अवश्रव्य और प्राश्रव्य। लिख लिए? ध्वनि तरंग को कितने भाग बांटा गया? ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट आर द ऑडिबल वेव, इंफ्रासोनिक वेव एंड अल्ट्रासोनिक वेव। पहली बात यहां देखो, मिटा दो। यहां देखो, इसमें देखो भले 20 एचजेड से लेकर 20,000 एचजेड, हल्ला नहीं करो, ये जो है श्रव्य है। और अवश्रव्य में क्या होगा? 20 से कम। अब प्राश्रव्य में क्या होगा? 20,000 से ज्यादा। ध्यान पे सेट करो ब्रेन में, लड़की लिखना नहीं है, मार देगा तुमको। एक तो मनुष्य को बांटने नहीं आते। तुमको लड़ाई किसी से नहीं होता होगा, ये हमको पता है। होता है लड़ाई किसी घर में, किसी से नहीं होता है, हमको पता है। बहुत भोली भाली लड़की, हमको पता, क्योंकि मानव को देख करके पता चलता है क्या कौन कैसा है। तू तो एकदम लड़ाकू नंबर 1 हो, जिसमें कोई शक नहीं है। एकदम एक तो नुनिया मिर्चाई होता है ना, नुनिया मिर्चाई। चलो देखो इधर, बात नहीं करना है। 20 एचजेड से लेकर के 20,000 एचजेड तक किसका होगा? अब 20 एचजेड से कम, अब 20,000 से ज्यादा। नंबर 1 में लिखो श्रव्य तरंग। नंबर 1 श्रव्य तरंग लिख लो। इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहां से कहां तक?
20 एजेड से लेकर 20,000 एजेड तक, 20 एजेड से लेकर 20,000 एजेड तक होता है। उसी लाइन में लिख लो, इस ध्वनि तरंग को मनुष्य की कान आसानी से सुन सकता है। इस ध्वनि तरंग को मनुष्य की कान आसानी से क्या कर सकता है? सुन सकता है। किस ध्वनि तरंग को? हां, अभी जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 एजेड से लेकर के 20,000 एजेड के बीच में होगा। ठीक है, तक होगा। 20 होगा, तक लिखाएं कि बीच में नहीं लिखाएं? तक, यानी 20 एजेड भी होगा और 20,000 एजेड तक भी हो सकता है। तक लिखा हुआ है कि बीच में लिखा हुआ है? तक, तक माने दोनों। ठीक है, मान लो कि हमारी आवृत्ति 1800 है, तो कौन सी ध्वनि तरंग होगा? नहीं तो 20 से 20,000 1800 इसी में आते हैं। अब 20 एजेड है तो भी यही हो जाएगा। 19 एजेड है तो 21,000 है तो, बात समझ में आ गया? समझ रहे हो? चलो, हमारी कान किस किस ध्वनि तरंग को सुन सकती है? चलो दूसरा नंबर में लिखो, अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य, जल्दी लिखा खटाखट करो, इसको खत्म करो। अवसरंग तरंग दो बातें पूछेगा, दुइयों बातें पूछता है अक्सर। एक पूछेगा आवृत्ति कितनी से कितनी है, इसको कौन सुन सकता है, बस हो गया। दो बातें। अवसरव तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो कौन सुन सकता है? हम तो नहीं बोले हैं, हम बोले हैं तो तू कैसे सीख गई अपने मन? जब हम नहीं बोले हैं तो कोई नहीं सुनेगा। जब हम ही नहीं सुनेंगे तो कुत्ता बिल्ली सुनकर क्या करेगा? कुत्ता बिल्ली भी नहीं सुनेगा। हल्ला नहीं करना है। जब हमने ये बात तो लिखाया नहीं लिखाया, तब आगे एडवांस बनना भी नहीं है। अभी लिख लिए, इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 एजेड से कम, इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितना? 20 एजेड से कम होती है। लिख लिया? इस ध्वनि तरंग को, सेकंड पॉइंट उसी में लिखो, इस ध्वनि तरंग को हमारी कान नहीं सुन सकती है। इस ध्वनि तरंग को हमारी कान सुन सकती है कि नहीं सुन सकती है? तो नहीं सुन सकती है। फिर लिखो, इस ध्वनि तरंग को सुनने के लिए, किस ध्वनि तरंग को? हां, इस ध्वनि तरंग को सुनने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की आवश्यकता होती है। लड़का एक बार समझाते, नहीं समझ में आ रहा? 50 को बच्चा में तू कानाफूसी करता है, जबकि 500 का क्लास लेते, 1000 में तो एक चुई शब्द नहीं निकलती है। आपको आवाज बात करने, मैंने आपको आजादी पहले ही दिन दे दिया था ना। जो पूछना है आप आराम से क्या कीजिए, पूछिए। बात करने का तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्या लेगा? विशेष इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की आवश्यकता होती है। देखते कि जिया धड़के रे धड़कन होता है ना, तो धड़कन की जो आवृत्ति है वो 20 एजेड से क्या है? कम है। यहां धड़क रहा है, क्या सुन लोगे? नहीं सुनोगे। आला लगाकर सुनते हैं ना जी। तो लिख लो, जैसे में लिखो, मानव के हृदय के धड़कन की आवृत्ति, मानव के धड़कन की, मानव के हृदय की धड़कन की आवृत्ति क्या होती है? अवश्रव्य होगा, नहीं होगा? अवश्रव्य होते हैं। नंबर 3, प्राश्रव्य तरंग। कौन सा? प्राश्रव्य।
लिख लो। इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति, खटाखट, इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितना? 20,000 HZ से अधिक होता है। हाँ, 20,000 HZ से अधिक होता है। इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 HZ से अधिक होता है। इसी लाइन में लिखो सेकंड पॉइंट, मनुष्य की कान इस तरंग को नहीं सुन सकता है। परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली चमगादड़ हाथी डॉल्फिन मछली, कौन सी मछली? डॉसम मछली नहीं, कौन सी मछली दी है? डॉल्फिन मछली इत्यादि सुन सकता है। इत्यादि क्या कर सकता है? सुन सकता है। हो गया? चलिए, यहां तक आज की कक्षा रहेगी। कल 5 से, कल भी हो सकता है क्लास। कल ले ले कि परसों ले ले? कल ले ले। ठीक है, 6:15 बजे हम पहुंच